गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया। आज मैं हेपेटिक एडिनोमा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेपेटिक मतलब लीवर। लीवर का ट्यूमर, लीवर में दो तरह का ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर हो सकता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर में हेपेटिक एडिनोमा हो सकता है, फोकल नोडल हाइपरप्लासिया हो सकता है, हिमेंजियोमा हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, सिंगल सिस्ट हो सकता है, मल्टीपल सिस्ट हो सकता है, पॉलीसिस्टिक हो सकता है। लेकिन आज जो मैंने आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ हेपेटिक एडिनोमा। हेपेटिक एडिनोमा जो है हेपेटोसाइट प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। ये जनरली फीमेल में होता है 20 से 40 साल के एज में, जो स्पेशली जो कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी ओसीपी लेती है, जनरली उसमें होता है। अगर हम इसके पैथोलॉजी पर आएंगे तो इसमें कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट जो सेपरेटेड होता है वो साइनोसाइड से सेपरेटेड होता है और इस ग्लाइकोजन और फैट रिच होता है। इसमें आपका बिलियरी डक्ट्यूल्स नहीं होता है, पोर्टल ट्रैक नहीं होता है, सेंट्रल हैलो नहीं होता है। ये आपको पैथोलॉजिकल फीचर मिलते हैं। और इसमें जो सप्लाई जो इसका होता है वो पेरिफेरल आर्टरी के थ्रू इसका मेनली इसका फीडिंग जो होता है। और इसमें कफर सेल्स फ्यू या नहीं भी होता है। नॉर्मल आर्किटेक्चर भी लीवर का नहीं होता है, ये गड़बड़ होता है। तो मैंने एक और चीज़ बताया कि जो कॉर्ड ऑफ हेपेटोसाइट है वो जो सेपरेटेड होता है किससे, डायलेटेड साइनोसॉइड से होता है। और परफ्यूज किससे होता है, पेरिफेरल आर्टेरियल फीडिंग्स, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है पोर्टल वेन का जो उससे सप्लाई नहीं होता है, वो लैक ऑफ पोर्टल वेन सर्कुलेशन होता है। और इसमें और पैथोलॉजी में और इसमें क्या दिखेगा, हेमरेज दिखेगा और नेक्रोसिस दिखेगा। अगर हम क्लिनिकल फीचर पर आते हैं क्लिनिकल फीचर पर, तो क्लिनिकल फीचर मेनली पेशेंट जो प्रेजेंट करता है पेन एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करता है। तो पेन एब्डोमेन क्यों होगा, पेन एब्डोमेन दो कारण से हो सकता है। या तो ये लीजन जो है ये रप्चर हो जाए या इस लीजन के कारण कंप्रेशन हो जाए। इस दोनों के कारण ही पेन होता है, पेन एब्डोमेन होता है। और इस केस में हेपेटिक एडिनोमा का जो मेनली जो रिस्क है इसका रिस्क जो है या तो रप्चर रिस्क है, दूसरा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 30 to 50% केस में रप्चर का रिस्क है और 5 to 10% केस में ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने का इसमें चांस रहता है। इसलिए इसका मैनेजमेंट एकदम जरूरी है। और जो हमने रप्चर जो बोला है कि इसमें हेमरेज का चांस है, इसमें रप्चर का चांस है, तो अगर खास करके स्पेशली अगर साइज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है तो ये रप्चर का चांस ज़्यादा है। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन पर आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए एमआरआई करेंगे जिसमें आपको हेट्रोजीनस मास दिखेगा। सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन CCT, कंट्रास्ट सीटी करेंगे। कंट्रास्ट सीटी में जो आपका आर्टेरियल फेज में आपका हाइपरवास्कुलराइजेशन आपको दिखेगा, हेट्रोजीनस हाइपरवास्कुलराइजेशन दिखेगा। लेकिन ये पोर्टल वीनस फेज में इसमें आपको या तो नॉर्मल दिखेगा, आइसोडेंस दिखेगा या हाइपोडेंस दिखेगा। फिर अगर इसका डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें कहा जाए तो इसमें आपका हेमरेज होगा और नेक्रोसिस होगा और इसमें ट्यूमर कैप्सूल होगा और इसका जो सरफेस होगा स्मूथ होगा। तो ये तीनों फीचर से हम फोकल नोडल हाइपरप्लासिया से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर इसको एंजियोग्राफी कर सकते हैं।
तो एंजियोग्राफी में भी हमें, चूँकि पेरिफेरल सर्कुलेशन उसका होता है पेरिफेरल आर्टेरियोल से, तो हमको पेरिफेरल आर्टेरियोल से आपको उसमें हाइपरवास्कुलर आपको वो दिखेगा एंजियोग्राफी पर। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं, अगर मान लीजिए कि पेशेंट पेन के साथ आया है, रप्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर रप्चर सस्पेक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन है। हमको अर्जेंटली सबसे पहले हम इम्बोलाइज पर से जो वेसल्स रप्चर हो गया है, तो हम उसको पहले एम्बोलाइजेशन करते हैं। एम्बोलाइजेशन के थ्रू हम उसको जो फीडिंग वेसल्स है उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको रिसेक्शन करके उसको निकालते हैं। क्योंकि इस केस में रिसेक्शन करना बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि अगर कोई भी हमारे पास इमेजिंग ऐसा नहीं है जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और हेपेटिक एडिनोमा को डिफ्रेंशिएट कर दे, इसलिए हमको हेपेटिक रिसेक्शन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट जो लेडीज है तो उसमें प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है, तो प्रेगनेंसी से पहले भी हमको हेपेटिक रिसेक्शन करना जरूरी है। कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक मास के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो हेपेटिक रिसेक्शन करना जरूरी है। तो ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको बताया है, ये हेपेटिक एडिनोमा के बारे में हम आपको बताया है। तो रिसेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस है, इसको रप्चर होने के चांसेस है जो कि बिल्कुल जानलेवा है। तो ये सब सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो आपका हेपेटिक एडिनोमा का ट्रीटमेंट था, और हमने हेपेटिक एडिनोमा के बारे में आपको ब्रीफली मैंने सारा कुछ बताया। तो यानी मेनली जो रिस्क फैक्टर है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन और रप्चर। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।